हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ बच्चों, हम आ चुके हैं अपने अगले अध्याय पे और जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा जन जन का चेहरा एक। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जन जन का चेहरा एक, और जिसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। जी हाँ, गजानन माधव मुक्तिबोध इसके कवि हैं। और इस पाठ को हम आगे लेकर चलें इससे पहले एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे, क्या करेंगे, पहले आता है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का कवि परिचय, यानी कि इस पाठ के रचयिता कौन है। जी बिल्कुल, तो भाई मुक्तिबोध का हम करेंगे कवि परिचय। क्लियर हो गया। कवि परिचय करेंगे। कवि परिचय बहुत जरूरी है, जितना जरूरी आपका पाठ है उतना ही जरूरी कवि का जीवन परिचय है। तो भाई चाहे गद्यांश हो चाहे वो पद्यांश हो, गद्य खंड से अगर आप पढ़ोगे तो भाई गद्य खंड में आते हैं लेखक और लेखिका। पद्यांश जब आप पढ़ रहे होते हो यानी कि काव्यांश, तो काव्यांश में आपके कवि और कवित्री होते हैं। तो एक जीवन परिचय आता है एग्जाम के अंदर कि भाई जीवन परिचय लेखक का भी हो सकता है, किसी लेखिका का भी हो सकता है, कवि का भी हो सकता है और कवित्री का भी हो सकता है। तो जितना जरूरी पाठ उतना ही जरूरी कवि का जीवन परिचय। तो सबसे पहले कवि का जीवन परिचय आ गया, उसके बाद कविता का सारांश, यानी कि सारांश के माध्यम से जानेंगे कि आखिर इस पाठ के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है, ये पंक्तियां किस तरफ हमें लेकर जा रही हैं, आखिर इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है वो भी हम जानेंगे कविता के भावार्थ के रूप में, और कुछ करेंगे प्रश्न और उत्तर। क्लियर है। तो ये सब हम आज कवर करेंगे। तो फटाफट एक पेन उठाओ और एक कॉपी लो ताकि आपको हमारे साथ नोट्स बनाने का मौका मिले। शॉर्ट नोट बनाने का आपको मौका मिलेगा। ये नोट्स आपके परीक्षा में बेहद काम आते हैं, बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब एग्ज़ाम का समय होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में आप पूरी पूरी बुक नहीं पढ़ पाते हो। तो ये छोटे छोटे नोट्स हैं, ये आपके बड़े काम के होते हैं। और जब आप परीक्षा के अंदर जाते हो तो भाई आपका जो मेन मोटिव होता है कि भाई एग्ज़ाम अच्छे से हो और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए। तो ये नोट्स आपके बड़े काम आते हैं। जो बच्चा कहता है कि हमें लिख कर याद नहीं होता, हमको याद होता है तो हम उसे भूल जाते हैं, तो भाई लिख कर याद करा करो, लिख कर याद करा करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिखने से चीज़ें हमारी लॉन्ग टाइम मेमोरी में चली जाती हैं और वो हमेशा के लिए सेव हो जाती हैं। आप इसको 40 की उम्र में, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में जब भी आप उन चीज़ों को बाहर निकालोगे तो भैया आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। क्लियर है, यानी कि हमेशा के लिए वो याद होती हैं। जो बच्चे कहते हैं कि हमें याद नहीं होता उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। अब लिखने से क्या होता है, लिखने से लिखावट अच्छी होती है, सुंदरता आती है लिखावट में। लिखने से क्या होता है और दूसरा बेनिफिट, लिखने से आपकी स्पीड बनती है। भाई आप बहुत सारे बच्चों को जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, हो सकता है आप भी उनमें से एक हों, जिनके एग्जाम में 1% छूट जाया करता है, 2% छूट जाया करते हैं। क्लियर है। तो भाई इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड नहीं है, आपकी स्पीड नहीं है, और इसी स्पीड के अभाव में आप अक्सर जो प्रश्न छोड़कर आते हो तो भैया आप जब नंबर पूरे चाहिए आपको 95 प्लस, 96, 97, और आप उसमें 5-5, 10-10 नंबर के प्रश्न छोड़कर आ रहे हो तो कहाँ से होगा, कैसे आएंगे आपके, इम्पॉसिबल, नहीं आ सकते। क्लियर। तो आज अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया तो आपको आगे चल के बड़ा विकराल रूप ले लेगी ये समस्या। क्यों? क्योंकि भाई आगे जाके बड़ी क्लास में पढ़ना है, बड़ी कंपटीशन की तैयारी करना है और वहाँ पर आपको बहुत लिखना पड़ता है, भर भर के लिखना पड़ता है। तो जब आप अभी से ये आदत नहीं डालोगे तो आगे तो दिक्कत होगी। तो हमेशा के लिए समस्या से छुटकारा पाए, स्पीड बढ़ाएं। क्लियर। चलो भाई कर दें शुरुआत। चलिए भाई कर देते हैं शुरुआत। तो भाई फटाफट से इसको शेयर करो ताकि भाई और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। चलो भाई करते हैं जीवन परिचय से शुरुआत। जीवन परिचय बहुत जरूरी है कवि का। तो नई कविता के प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर सन 1917। कब हुआ था? नवंबर 1917 का इनका जन्म है। कहाँ हुए थे पैदा? भाई मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर जनपद में हुआ था इनका जन्म।
जिला पड़ता है कौन सा? ग्वालियर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कब? 13 नवंबर 1917। क्लियर? तो यहाँ से 2 या 3 प्रश्न निकलेंगे ऑब्जेक्टिव कि भाई इनका जन्म वर्ष बताओ, तो नवंबर 1917। कहाँ पैदा हुए थे? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध था और माता का नाम था पार्वतीबाई। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन और तैयार हो गए। इनके पिता का नाम क्या था? माधवराव मुक्तिबोध, और माता का नाम क्या था? पार्वतीबाई। तो माता पिता जन्म का वर्ष ये आता ही आता है, हर कवि का पता होना चाहिए, हर कवित्री का पता होना चाहिए, हर लेखक और लेखिका का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं भी किसी भी के कवि के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई उज्जैन में, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, और उन्होंने सन 1931 में उज्जैन के माधव है ना कॉलेज से किया ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा पास की। इसके बाद 1935 में माधव कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट किया। क्लियर? और 1938 में इंदौर के होलकर कॉलेज से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने सन 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में परास्नातक परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। श्री मुक्तिबोध ने 20 वर्ष की छोटी उम्र से नौकरी शुरू कर दी थी। क्लियर है? 20 वर्ष की उम्र से ही ये कमाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। क्लियर है? तो भाई इंसान की कोई भी डिजायर क्यों ना हो, यानी कि कोई भी महत्वाकांक्षी होता है व्यक्ति, जाहिर सी बात है। और ये नहीं कि भैया केवल और केवल मुझे IPSC बनना है, उससे पहले मैं कोई काम ही नहीं करूँगा, या फिर मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, उससे पहले कुछ काम ही नहीं करूँगा, है ना। घर की परिस्थितियाँ कभी ऐसी हो जाती हैं, तो हमारे गोल जो हैं वो तो हमें डिसाइड करना है पहले से, लेकिन कहते नहीं है घर खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो भैया इन्होंने 20 वर्ष की उम्र में भैया नौकरी शुरू कर दी। अनेक स्थानों पर इन्होंने नौकरी करते हुए 1948 में नागपुर के प्रकाश तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में इन्होंने काम किया। अब देखो धीरे धीरे छोटी छोटी नौकरियां करते करते ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पत्रकार के रूप में स्थापित हुए, और 1954 से 56 तक रेडियो के प्रादेशिक सूचना विभाग में इन्होंने किया काम। कब? 1954 से 56 तक। 1956 में नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून, नागपुर से एक पत्र निकलता था जिसका नाम था नया खून, इसका इन्होंने संपादन किया। 1958 से वे दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक के पद पर कार्य करते रहे। क्लियर है? उसके बाद 11 सितंबर 1964 को इनका देहावसान हो गया। क्या? इनकी डेथ हो गई। क्लियर है? मृत्यु हो गई। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? तो जन्म का वर्ष याद रखना, मृत्यु का वर्ष याद रखना, माता का नाम याद रखना, पिता का नाम याद रखना, जन्म स्थान याद रखना। अब बात करते हैं कि इनकी रचनाओं की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी की कवि के बारे में अगर बात हो रही है तो उसकी रचनाएं जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी भी कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा। क्लियर? इनकी रचनाओं के बारे में, किसी भी कवि के बारे में बता दिया जाएगा कि भैया पूछ लिया जाएगा इनकी रचनाओं से हमें अवगत कराइए। तो आपको एटलीस्ट कम से कम 2 से 4 जो है ना रचनाएं उस कवि की याद होनी चाहिए लिखने के लिए। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो, गजानन माधव मुक्तिबोध ने तार सप्तक के कवि के रूप में अपनी रचनाओं के साथ साहित्य सेवा की शुरुआत की, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी? पहले तो कविता संग्रह की तरफ चलते हैं। तो भैया चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनके कविता संग्रह हैं। क्लियर है? चांद का मुंह टेढ़ा है। काव्यगत विशेषताओं की अगर बात करी जाए तो भाई गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी की नई कविता के प्रमुख कवि, चिंतक, आलोचक और कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। देखो, चिंतक, आलोचक और कथाकार के रूप में इन्होंने इनकी ख्याति इनको मिली। साथ ही साथ इनका जो उदय है वो प्रयोगवाद के एक कवि के रूप में हुआ। प्रयोगवादी कवि यानी कि ये प्रयोग करने में नहीं हिचकिचाते थे। एक व्यक्ति होता है कि भाई सीधी जो लाइन चली जा रही है, जिस लाइन पर सब लोग जा रहे हैं, हम भी उसी लाइन पर चलेंगे, तो इंसान भीड़ में कहीं गुम हो जाता है।
क्योंकि जिसे सफलता मिलनी होती है वो तो मिल गई होती है, लेकिन पीछे वाले आने वाले लोग जो हैं वो क्या स्ट्रगल ही करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भाई ये लाइन तो बहुत, काफ़ी लोग इस पर चले, मैं कुछ हट कर करूँगा, और जो हट कर करते हैं भाई उनकी धीरे 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 वो लोग प्रसिद्ध होने लगते हैं। यानी कि उन्होंने प्रयोग किया और कहीं सफल हो गया तो सफलता के शिखर तक पहुंचने हुए देर नहीं लगती। तो भैया ये प्रयोगवादी कवि के रूप में जाने लगे। वे अपनी प्रकृति और संवेदना से ही अथक सत्यान्वेषी, ज्ञान विपासु तथा साहसी खोजी थे। उनका कवि व्यक्तित्व बड़ा ही जटिल रहा है। ज्ञान और संवेदना के युगीन प्रभावों को ग्रहण करके प्रौढ़ मानसिक प्रतिक्रियाओं के कारण इनकी रचनाएं अत्यंत सशक्त हैं। इन्होंने ज्यादातर लंबी कविताएं लिखी हैं। क्या लिखा है इन्होंने? लंबी लंबी कविताएं लिखी हैं, क्लियर है, जिनमें सामयिक समाज के अंतर्द्वंद्वों तथा इनसे उत्पन्न भय, आक्रोश और विद्रोह व संघर्ष भावना का सशक्त यहाँ पर चित्रण किया है। ज़्यादा लंबी लंबी कविताएं लिखी इन्होंने, जिनमें ज़्यादा तक जो होता है समाज के अंदर अंतर्द्वंद्वों तथा इससे उत्पन्न भय, आक्रोश, विद्रोह तथा संघर्ष की जो भावना है इसका सशक्त यहाँ पर चित्रण देखने को मिलता है कि किस तरीके से समाज में विसंगतियाँ व्याप्त हैं, किस तरीके से समाज के अंदर कोई व्यक्ति अगर उठता है ना, आक्रोश होता है, आक्रोश भी होगा, विद्रोह भी होगा, संघर्ष भी होगा, क्लियर। तो ये सब इन्होंने अपनी कविताओं में यहाँ पर सुंदर चित्रण किया है और इनकी कविताओं में संपूर्ण परिवेश के साथ स्वयं को बदलने की प्रक्रिया का भी यहाँ पर चित्रण मिलता है। इनकी कविता आधुनिक जागरूक व्यक्ति के आत्मसंघर्ष की कविता है, क्लियर। आगे बढ़ें, चलो। तो ये छोटा सा जीवन परिचय जब भी आ जाए तो कम से कम उसको लिखना तो है। अब चलते हैं कविता के सारांश पर। तो कविता का नाम है जन जन का चेहरा एक। तो इसका सारांश करेंगे तो जन जन का चेहरा एक, ये शीर्षक कविता में यशस्वी कवि मुक्तिबोध ने अत्यंत सशक्त एवं रोचक ढंग से विश्व की विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के बीच एक रूपता दर्शाते हुए प्रभावोत्पादक मनोवैज्ञानिक संश्लेषण किया गया है। इसके अंदर क्लियर है, कहते नहीं वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव पूरा विश्व एक कुटुंब है, क्लियर है। तो बड़े ही रोचक ढंग से इन्होंने विभिन्न जातियों और समूहों का, यानी कि पूरे विश्व के अंदर किन सभ्यताओं का चलन है, किस तरीके की संस्कृति अपनाई जाती है, तो इन्होंने विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के बीच जो एक रूपता यहाँ पर दर्शाई है, क्लियर है। कवि के अनुसार संसार के प्रत्येक महादेश, प्रत्येक प्रदेश तथा नगर के लोगों में एक सी प्रवृत्ति पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम रखा है जन जन का चेहरा एक। चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो ब्रिटेन का हो, क्लियर है, चाहे वो ब्राज़ील का हो, चाहे वो इजराइल का हो, चाहे वो भूटान का हो, नेपाल का हो या पाकिस्तान का हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि भैया लोगों में एक जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है। विद्वान कवि की दृष्टि में प्रकृति समान रूप से अपनी ऊर्जा, प्रकाश एवं अन्य सुविधाएं समस्त प्राणियों को वे चाहे जहाँ निवास करते हों, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति जो भी हो, बिना किसी भेदभाव किए प्रदान कर रही है। प्राकृतिक, अब जाहिर सी बात है, जो प्रकृति जो होती है, प्रकृति रंग रूप नहीं देखती, जाति धर्म नहीं देखती, देश नहीं देखती, मजहब नहीं देखती, वो प्राकृतिक अपनी तरीके से हर किसी व्यक्ति को समान रूप से क्या करती है ना, जो है अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है बिना किसी भेदभाव के। और कवि की संवेदना प्रस्तुत कविता में स्पष्ट मुखरित होती हुई यहाँ पर प्रतीत होती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि कवि शोषण तथा उत्पीड़न का शिकार जनता द्वारा अपने अधिकारों के संघर्ष का यहाँ पर वर्णन कर रहा है, क्लियर है। कवि क्या कर रहा है? कवि शोषण तथा उत्पीड़न का शिकार जनता द्वारा अपने अधिकारों के संघर्ष का यहाँ वर्णन कर रहा है, और ये समस्त संसार में रहने वाली जनता, यानी कि जन यानी कि जनता से इसका सीधा सरोकार है। तो भाई जनता के शोषण के खिलाफ संघर्ष को रेखांकित कर रही है कविता, और इसीलिए कवि उसके चेहरे की झुर्रियों को एक समान पाता है। कवि प्रकृति के माध्यम से उनके चेहरे की झुर्रियों की तुलना
गलियों में फैली हुई धूप जो सर्वत्र एक समान है, इससे कर रहा है। भाई धूप आपने देखा होगा एक समान होती है। क्लियर है? अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत जनता की बंधी हुई मुट्ठियों में दृढ़ संकल्प की अनुभूति कवि को हो रही है। गोलाकार पुरुषों के चतुर्दिक जन समुदाय का एक दल है। आकाश में एक भयानक सितारा चमक रहा है और उसका रंग लाल है। लाल रंग हिंसा, हत्या तथा प्रतिरोध की ओर संकेत कर रहा है ना। कहते नहीं है रेड मतलब डेंजर। लाल कलर को यहां पर डेंजर की संज्ञा में रखा गया है। क्लियर? जो दमन है, अशांति और निरंकुश पाशविकता का प्रतीक है ना। पाशविकता यानी पशुता का प्रतीक है। आपने देखा होगा है ना, बात बात पर लोग दंगे, फसाद, लड़ाई, झगड़ा, हिंसा पर उतारू हो आते हैं। क्लियर है? तो लाल रंग किसको इंगित किया गया है? भाई अशांति, निरंकुश, पाशविकता तथा इसका दमन का प्रतीक। सारा संसार इससे त्रस्त है। यह दानवी कुकृत्यों की अंतहीन गाथा है। अंतहीन, कभी अंत ना हो जिसका। क्लियर है? नदियों की तीव्र धारा में जनता यानी कि जन जन की जीवन धारा का बहाव कवि के अंतर्मन की वेदना के रूप में यहां पर प्रकट हुआ है। क्लियर है? जल का अविरल कल कल करता प्रवाह वेदना के गीत जैसे यहाँ पर प्रतीत होते हैं और प्रकारांत में यह मानव मन की व्यथा कथा जिसे इस सांकेतिक शैली में यहाँ पर व्यक्त किया है इन पंक्तियों के माध्यम से। जो भी पंक्तियाँ जिनको हम भावार्थ के रूप में जानेंगे। तो जनता अनेक प्रकार के अत्याचार, अन्याय तथा अनाचार से प्रताड़ित हो रही है। मानवता के शत्रु जन शोषक दुर्जन लोग काली काली छाया के समान अपना प्रसार कर रहे हैं और अपने कुकृत्यों तथा अत्याचारों का काला दुर्ग किला यहां पर खड़ा कर रहे हैं। गहरी काली छाया के समान दुर्जन लोग अनेक प्रकार के अनाचार तथा अत्याचार कर रहे हैं। उनके कुकृत्यों की काली छाया फैल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानवता के शत्रु इन दानवों के द्वारा अनैतिक और अमानवीय कारनामों का काला दुर्ग काले पहाड़ पर अपनी काली छाया प्रसार कर रहा है। एक ओर जल शोषण शत्रु खड़ा है और दूसरी ओर आशा की उल्लासमयी लाल ज्योति से अंधकार का विनाश करते हुए स्वर्ग के समान मित्र का घर है। संपूर्ण विश्व में ज्ञान एवं चेतना की ज्योति में एक रूपता है। संसार का कण कण उसके तीव्र प्रकाश से प्रकाशित है। इसके अंतर से प्रस्फुटित क्रांति की ज्वाला अर्थात प्रेरणा सर्वव्यापी तथा उसका रूप भी एक जैसा है। सत्य का उज्जवल प्रकाश जन जन के हृदय से व्याप्त है तथा अभिवन साहस का संसार एक समान हो रहा है, क्योंकि अंधकार को चीरता हुआ मित्र का स्वर्ग है। प्रकाश की शुभ्र ज्योति का रूप एक है, वो सभी स्थान पर एक समान अपनी रोशनी बिखेरता है। क्रांति से उत्पन्न ऊर्जा और शक्ति भी सर्वत्र एक समान परिलक्षित होती है। सत्य का दिव्य प्रकाश भी समान रूप से सबको लाभान्वित करता है। विश्व के असंख्य लोगों की भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले विभिन्न महादेशों की भौगोलिक और ऐतिहासिक विशेषताओं के नापजूद से भारतवर्ष का जीवन शैली से प्रभावित है। और भाई क्योंकि यहाँ विश्व बंधुत्व भूमि है, जहाँ कृष्ण की बांसुरी बजी थी तथा कृष्ण ने गायें चराई थी। पूरे विश्व में दानव और दुरात्मा एकजुट हो गए हैं। दोनों की कार्यशैली एक है। शोषक, खूनी तथा चोर सभी का लक्ष्य एक है। इन तत्वों के विरुद्ध छेड़ा गया युद्ध की शैली भी एक होनी चाहिए, एक है। सभी जनता के समूह यानी कि जन जन के मस्तिष्क का चिंतन तथा हृदय के अंदर की प्रबलता में भी एक रूपता है। उनके हृदय के प्रबल ज्वाला की प्रखरता भी एक समान है। क्रांति का सृजन तथा विजय का देश के निवासी का चेहरा एक है। संसार के किसी नगर प्रांत तथा देश के निवासी का चेहरा एक है तथा वे एक ही लक्ष्य के लिए संघर्षरत हैं। सारांश क्या है कि संसार में अनेकों प्रकार के अनाचार, शोषण तथा दमन समान रूप से अनवरत आज भी जारी है और उसी प्रकार जनहित के अच्छे कार्य भी समान रूप से हो रहे हैं। सभी की आत्मा एक है, उनके हृदय का अंतःस्थल भी एक है। यानी कि आपने देखा होगा कि पूरे विश्व के अंदर
अनैतिक कार्य भी हो रहे हैं, सदियों से होते आ रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, आगे भी हो गएंगे, लेकिन इसके साथ साथ अच्छे कार्य भी हो रहे हैं। कहते नहीं कि भाई अच्छे लोगों की वजह से ही ये धरती आज यहाँ पर टिकी है। और कवि का कथन है कि भाई संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, क्रांति का निर्माण को विजय का सहरा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े। अब चलते हैं कविता के भावार्थ पर। आइए पंक्तियां पढ़ते हैं। पहले, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। भाई पूरे संसार में कहीं पे भी चले जाओ, चाहे आप अमेरिका की यात्रा करने जाओ, चाहे आप जापान में जाओ, यूरोप में जाओ, एशिया के किसी देश में रहो, यूरोप के किसी देश में रहो, है ना, हर गली के अंदर जब आप जाओगे कहीं पर भी, किसी भी देश की, तो आपको धूप तो मिलेगी। धूप एक समान ही होती है। वो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के लिए सूरज अलग धूप देता है और अमेरिका के लिए अलग धूप। प्रकृति समान रूप से संतुलन बनाए रखती है। सभी प्रकृति की नज़र में सभी एक है, बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी मजहब के एक रूप में अपनी सेवाएं परोसती है। क्लियर? कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप है। जब कहते नहीं बुढ़ापा आता है, जब ये झुर्रियाँ आती हैं, तो झुर्रियाँ ये देख कर नहीं आती हैं कि आप गोरे हो, आप काले हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो। तो झुर्रियाँ होती हैं और ये सबके चेहरे पे पड़ेंगी, है ना। तो झुर्रियों का रूप एक, जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। तो प्रस्तुत व्याख्यान काव्यांश यानी प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के जन जन का चेहरा एक, जन जन का जन जन एक। क्लियर हो गया? ये शीर्षक से ली गई और इसके रचनाकार कौन है? आधुनिक हिंदी काव्य शैली के यशस्वी कवि मुक्तिबोध। इन पंक्तियों में विश्व के विभिन्न देशों में एक रूपता और समानता यहाँ दर्शाई गई है। कोई व्यक्ति किसी भी देश या प्रांत का निवासी हो, उसकी मातृभूमि एशिया, यूरोप, अमेरिका अथवा कोई अन्य महादेश हो, उसकी भाषा, संस्कृति, जीवन शैली भिन्न हो सकती है या होती है, किंतु उन सभी के चेहरों में कोई अंतर नहीं रहता, अर्थात सब में समानता पाई जाती है, एक समानता पाई जाती है। किसी भी देश का रहे, कोई भी भाषा यूज करे, कोई भी संस्कृति हो, किसी भी जीवन शैली की बात करो, पूरे विश्व के हर क्षेत्र, राजपथ हो या गलियां, सूर्य अपनी रश्मियां समान रूप से उन सभी स्थानों पर बिखेर रहा है। यानी कि सूरज की नज़र में सब बराबर है। यूरोप हो, ब्रिटेन हो, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, इनके कष्टों, अभावों तथा यातनाओं से पीड़ित उन समस्त यानी सभी देशों के प्राणियों के चेहरों पर विषाद की रेखाएं झुर्रियों के रूप में एक समान होती हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्तव्य पालन हेतु जोश में उनकी मुट्ठियां एक ही समान बंधी हुई होती हैं और ये अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दृढ़ संकल्प का परिचायक है। और इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि की विश्व बंधुत्व के प्रति संवेदनशीलता को स्पष्ट यहाँ पर झलक मिलती है और कवि की भावुकता, क्यों भावनात्मक रूप से कवि यहाँ पर पंक्तियों में मुखारित हो उठी हैं इनकी भावनाएं, और ऐसा प्रतीत होता है कि कवि अपने कविता के माध्यम से विश्व में व्याप्त हिंसा, घृणा, मतभेद तथा विवाद का उन्मूलन चाहता है। यानी कि कवि की नज़र में है ना कि भैया व्यक्ति को व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए, घृणा, मतभेद, विवाद, ये सब इनका निवारण चाहता है, तभी तो उसकी वाणी मुखरित हो जाती है, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक हो। इसीलिए कविता बनाई गई। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक, एक पक्ष जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। तो व्याख्या कैसे करेंगे? तो भाई ये तो वही रहेगा, जन जन का चेहरा एक, ये शीर्षक से ली गई कविता। उसके कवि कौन है? मुक्तिबोध। तो सूर्य की लालिमा तथा प्रकाश की किरणें सब पर समान रूप से बिखेरते हुए एक संकेत देती हैं कि उसका यह संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कवि का कहने का आशय है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले विश्व के समस्त प्राणी समान हैं, इनकी भावनाएं समान हैं, इनकी समस्याएं भी
समान है, उद्दीप्त सूर्य की लाल प्रकाश की ओर संकेत कर रहा है। क्लियर है? अगली पंक्तियां क्या कह रही हैं? गंगा में, इरावती में, मिनाम में अपार उकलाती हुई, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक और क्रोध का दुधारा एक, है ना। प्यार का एक ही इशारा होता है। प्रेम से, अगर कहते हैं ना, प्रेम से आप किसी को भी अपना बना सकते हो। क्लियर? तो क्या कही जा रही है इनकी रचना में? लोकप्रिय कवि मुक्तिबोध सशक्त लेखनी द्वारा की गई है और नदियों के तट पर निवास करने वाले जन समुदाय को एक सदृश जीवन धारा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ध्यान से सुनना। गंगा, इरावती, मिनाम, नील, अमेजन, मिसौरी ये आदि नदियाँ अपने अंतर में समेटे हुए विशाल जल राशि के साथ निरंतर प्रभावित हो रही हैं, लगातार प्रभावित हो रही हैं। क्लियर है? लगातार प्रभावित हो रही हैं। क्लियर है? इसमें वेग है, शक्ति है तथा अपने जीवन धारा के प्रति छटपटाहट है। इसी के साथ प्यार और क्रोध का यहाँ पर अपूर्व संगम है। इनके प्रवाह में की वेगवती धारा में जीवन का वेदनापूर्ण संगीत है। वे निरंतर एक सार गर्भित संदेश प्रदान कर रही हैं। इस प्रकार उपरोक्त पंक्तियों में कवि के कहने का आशय क्या है? भाई आशय ये है कि विभिन्न देशों में प्रभावित होने वाली नदियों में समानता है। क्लियर हो गया? इनके जल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। उनका वेग, प्रकृति और प्रवृत्ति में एक रूपता है। मानव जीवन को उन्हें एक अभिनव संदेश प्राप्त होता है। इनका निरंतर प्रवाह को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का सतत प्रेरणा देती है। हमें निरंतर एक प्रेरित करती हैं और प्रेरणा बहुत बड़ी चीज़ है। तो नदियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा। जीवन को संयमित होने का संकेत देता है। प्यार और क्रोध को सहज अभिव्यक्ति का संदेश भी नदियों द्वारा होता है। दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित हैं। मानव जीवन का इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। नदियों के समान ही समस्त विश्व के जन समुदाय की जीवन धारा भी एक समान है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अगली पंक्तियां देखते हैं। अगली पंक्तियां क्या कह रही हैं? तो पृथ्वी का सार, पृथ्वी का प्रसार, पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार गहरी काली छाया पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। तो भाई ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं? भाई हमारी पाठ्य पुस्तक के जन जन का चेहरा एक नामक शीर्षक से ली गई हैं और इसके रचयिता कवि मुक्तिबोध हैं। विद्वान कवि ने विश्व में व्याप्त अराजकता, अनैतिकता, दमन का सशक्त चित्रण इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। संसार में दुर्जन लोग अनेक प्रकार के अनाचार कर रहे हैं। काली काली छाया के समान संपूर्ण पृथ्वी पर इनका प्रसार हो रहा है और ये जन शोषक मानवता के शत्रु हैं। इन्होंने अमानवीय कार्यों तथा शोषण का किला खड़ा कर दिया है, अर्थात धरती के ऊपर दूर दूर तक अपना पैर पसार रहे हैं। लेकिन आशा की लाल किरणें भी इस अंधकार को चीरकर प्रकट हो रही हैं। प्रकृति की दृष्टि से सब बराबर हैं। प्रकृति की दृष्टि से सब बराबर हैं, चाहे वो अमेरिका का वासी हो, हिंदुस्तान का वासी हो, ब्रिटेन का हो, जापान का हो, सब वो सबकी सहायता सबकी मित्र बनी है। इन पंक्तियों में कवि के कहने का आशय क्या है कि पृथ्वी पर शक्तिशाली लोग अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं। लोगों के पास सत्ता आ जाती है तो लोग उसका दुरुपयोग करना चालू कर देते हैं, यानी कि अनैतिक कार्य लोग करने लगते हैं। ये सत्ताधारी जो लोग होते हैं, शक्तिशाली लोग होते हैं, इनके द्वारा दमन तथा आतंक की काली छाया फैल गई है, किंतु आशा की प्रकाशवान किरणें नई प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। इस प्रकार कवि ने सबके कल्याण की कामना की है। संपूर्ण विश्व को कवि सुखी और संपन्न देखना चाहता है। पूरे विश्व में खुशी का माहौल हो, पूरे विश्व के अंदर सभी का कल्याण हो। कवि ऐसी मंगल कामना करता है, कवि ऐसी मंगल कामना करता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अगली पंक्तियां लेते हैं। अगली पंक्तियां कह रही हैं, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य की उजाला एक, सत्य का उजाला एक। लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, ये में हिम्मत का सितारा एक। और चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो,
जन जन का चेहरा एक। क्लियर है? तो इसमें क्या कहा गया है, इन पंक्तियों में क्या कहा गया है? प्रकाश का रूप एक है, वो सभी जगह एक प्रकार की ही क्षमता रखता है। क्रांति से अत्यंत ऊर्जा एवं शक्ति का रूप भी सर्वत्र एक समान है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की धड़कन भी एक समान होती है। क्लियर हो गया? चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति संप्रदाय, किसी भी मजहब का हो, धड़कन सबकी एक होती है। धड़कन सबकी एक होती है। ऐसा नहीं होता है कि हिंदू की धड़कन अलग और मुस्लिम की धड़कन अलग। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो भाई धड़कन तो एक ही है, एक समान रूप से दिल धड़कता है सभी का। हृदय के अंतःस्थल में सत्य का प्रकाश भी सबसे एक ही प्रकार का रहता है। विश्व भर के लाखों लाख व्यक्तियों के पैरों में एक ही प्रकार की मोच अनुभव की जा रही है। जब मोच लगती है ना, पैर जब मुड़ता है ना भैया, मोच का रूप भी एक ही होता है, वो मोच ही होती है। ऐसा नहीं होता है कि अपर क्लास्ट है, मिडिल क्लास्ट है, लोअर क्लास्ट है, ये ऊंची जात का है, नीची जात का है, ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, ये अमेरिका का। मोच एक समान होती है, सबके पैर में लगती है, उसको मोच ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। उनमें परस्पर वेदना की अनुभूति में भी कोई अंतर नहीं होता। और मोच लगने पर जो दर्द होता है, उस पीड़ा का जो एहसास उसी को होता है जिसको मोच लगती है ना। वो दर्द भी एक, दर्द का एहसास भी एक। सबका हृदय पूर्ण रूपेण साहस से एक समान ओतप्रोत है। और व्यक्ति का देश, प्रांत या नगर भिन्न होने से इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। व्यक्ति का देश किस देश से है ये मैटर नहीं करता, किस जाति से ये मैटर नहीं करता, किस नगर से है, किस जनपद से है, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका कारण है कि सबका चेहरा एक समान है। वस्तुतः यहाँ कवि ने इन पंक्तियों में वैश्वीकरण की भावना को अभिव्यक्ति करते हुए कहा है कि संपूर्ण विश्व में ज्ञान और चेतना की ज्योति में एक रूपता है तथा वो संसार के कण कण को अपने तीव्र प्रकाश से प्रकाशित कर रही है। इसके द्वारा प्रस्फुटित क्रांति की ज्वाला अर्थात प्रेरणा भी सर्वव्यापी तथा एक समान है। सत्य का उज्ज्वल प्रकाश प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की धड़कन बन गया है। अर्थात सदाचार की भावना जन जन के हृदय में व्याप्त है। थकावट तथा वेदना से प्राप्त सबके हृदय में साहस एक समान है, क्योंकि नगर, प्रांत तथा देश भिन्न होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा एक जैसा है। इस प्रकार कवि वसुधैव कुटुंबकम के उच्चादर्श से अभिप्रेरित है। वसुधैव कुटुंबकम की प्रक्रिया को कवि अपनाए हुए। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का नागरिक कोने कोने में फैला हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं जहां पर भारतीय ना हो। जहां भारतीय है वहां भारत है, जहां हिंदुस्तानी है वहां हिंदुस्तान है। भाई सभी और बहनें हैं, सभी और भाई हैं, सभी और कन्हैया ने गायें चराई हैं, जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक और बंसी की धुन सभी और एक। तो क्या कहा जा रहा है कविता के माध्यम से? कवि ने अपनी अभूतपूर्व काव्य रचना का परिचय देते हुए अपनी भारत भूमि के गौरवशाली अतीत का यहाँ वर्णन कर दिया है। भारत के गौरवशाली इतिहास का यहाँ महिमा मंडन किया है। इन पंक्तियों में कवि का कथन क्या है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले एशिया, यूरोप तथा अमेरिका जैसे महादेश अपनी भौगोलिक तथा ऐतिहासिक विशिष्टताओं के बावजूद भारतवर्ष की जीवन शैली से प्रभावित हैं। आपको पता है दुनिया के जितने भी देशों के लोग हैं भारत भ्रमण करने आते हैं, भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को पूरी दुनिया की सभ्यताओं से अलग मानते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ आकर संस्कृत पढ़ते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, है ना, वेदों का ज्ञान अर्जित करते हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, गीता इनका ज्ञान अर्जित करते हैं। हम लोग पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं और बाहर के लोग हिंदुस्तान की सभ्यता और यहाँ की संस्कृति को अपना रहे हैं। यहाँ के लोगों को वेदों के बारे में नहीं पता, लेकिन अंग्रेज वेदों को नहीं उनको पढ़ रहे हैं और बल्कि उनको अपने जीवन में उतार रहे हैं। कहते हैं वेदों में जीवन का सार छिपा है।
है ना, इसकी शैली से प्रभावित हैं। भारत की संस्कृति में भगवान कृष्ण की छवि अंकित है। प्रत्येक स्थान पर भाइयों और बहनों का सा प्रेम भाव है। कृष्ण ने सभी स्थानों पर कभी गायें चराई थीं, सभी ओर वे बंसी की धुन एक समान सुनाई देती है। जीवन की उमंग से भरपूर ये वातावरण है। कभी क्या कहने का आशय है कि संसार के विभिन्न क्षेत्र अपने भौगोलिक तथा ऐतिहासिक बंधनों में बंधे होते हुए भी भारत की संस्कृति से प्रभावित है। भारत प्राचीन काल से ही विश्व का पथ प्रदर्शक रहा है। विश्व गुरु बोलते हैं, विश्व गुरु बोलते हैं। भारत की महान परंपरा रही है, यहाँ सभी के साथ भाई बहन जैसी स्नेह की धारा बहाई जाती है। आज भी कृष्ण की गाय चराने की स्मृति ताजा हो जाती है। वृंदावन जाना कभी, गोकुल में जाओगे कभी तो आपको पता चलेगा। भारत की विश्व बंधुत्व की भावना से संपूर्ण विश्व प्रभावित है। पूरा देश आज भारत की तरफ कौतूहल भरी दृष्टि से देख रहा है। भारत में अपार संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। दानव और दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। भैया, मानव की आत्मा एक, दानव दुरात्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध। तो इस काव्यांश के रचयिता कौन है? कवि मुक्तिबोध हैं। और विद्वान कवि ने इन पंक्तियों में संसार की दारुण और अराजक स्थिति का यहाँ पर चित्रण किया है। इन पंक्तियों में कवि का कथन है कि आज पूरे विश्व में दानव और दुरात्मा एकजुट हो गई है। दोनों ही एक हैं। संपूर्ण मानवता की आत्मा एक है। शोषण करने वाले खूनी तथा चोर भी एक है। प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर चलने वाली खतरनाक तलवार भी एक प्रकार की है। और संसार के संपूर्ण क्षेत्र में चारों ओर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा छेड़ा गया युद्ध भी एक ही शैली में है। और इन पंक्तियों में भावुक कवि मुखर हो गए हैं और वो अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि सभी स्थान पर दानव तथा दुरात्मा आतंक मचाए हुए थे। चाहे कोई भी देश हो, चारों तरफ इन दानवों का और इन दुराचारियों का, दुरात्माओं का आतंक है। दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। जन समुदाय का शोषण करना, हत्या तथा चोरी करने वाले भी समान रूप से अपने कार्यों में लिप्त हैं। शोषण की क्रूर तलवार भी एक समान है, अर्थात समान रूप से हर व्यक्ति के सिर पर नाच रही। संपूर्ण विश्व में युद्ध का वातावरण एक है तथा हर व्यक्ति एक प्रकार से ही युद्ध में लिप्त है, किंतु कभी अनुभव करता है, यानी कि वो ऐसा अनुभव कर रहा है कि दुरात्मा, पुण्यात्मा, सज्जन और दुर्जन सभी की आत्मा एक समान है, पवित्र एवं दोष रहित है। क्लियर हो गया? पवित्र है और दोष रहित है। अगले चलते हैं, अगली पंक्तियों में। मस्तक की महिमा व अंतर की ऊष्मा से उड़ती ज्वाला अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, क्रांति का निर्माण का विजय का सहरा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। तो भाई क्या कह रहे हैं मुक्तिबोध कवि? कह रहे हैं कि संसार की वर्तमान स्थिति तथा उसमें वास करने वाले लोगों की मानसिकता का वर्णन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में कवि की मान्यता है कि सभी के मस्तिष्क का समान महत्व है। हृदय के अंदर से उठने वाली अत्यंत तीव्र ज्वाला की प्रखरता भी एक समान है। युद्ध की घोषणा भी एक प्रकार की होती है। इसी प्रकार जीवन में संतोष की भावना में भी एक रूपता रहती है। क्रांति, निर्माण तथा विजय के सहरा का भी रूप एक है। संसार के किसी भी नगर, प्रांत तथा देश के निवासी का चेहरा भी एक समान है। कवि इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि संसार में अनेकों प्रकार के अत्याचार, शोषण तथा समान रूप से अनवरत जारी है और उसी प्रकार जनहित के अच्छे कार्य भी समान रूप से हो रहे हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि सब गलत ही गलत हो रहा है, कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं। क्लियर है? चाहे वो देश हो चाहे वो विदेश हो, तो जनहित के अच्छे कार्य भी समान रूप से बराबर चल रहे हैं, पैरेलल, किंतु सभी की आत्मा एक है, सबके अंदर हृदय एक है। और इसलिए कवि कह रहा है संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति संघर्षरत है। चाहे कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी, हर व्यक्ति अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है। लोगों का संघर्ष एक है, वो चाहे निर्माण कार्य के लिए हो अथवा विनाश के लिए हो, सभी व्यक्ति संघर्षशील है, संघर्षरत है। क्रांति का आह्वान प्रत्येक मनुष्य के अंदर में विद्यमान रहता है। निर्माण में भी उसकी अहम भूमिका रहती है।
अपने कार्यों के लिए समान रूप से अनेक मस्तक पर विजय का सहरा बनता है और प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे जिस नगर प्रांत और देश का हो, क्षेत्र का हो, उसका चेहरा एक। क्लियर है? कभी क्या कह रहा है, कभी को आशा है कि भाई अंततः मानवता की दानवता पर विजय होगी, और आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मानवता की दानवता पर विजय होगी, है ना, यानी कि अच्छाई की बुराई पर विजय होगी, और वो इस दिशा में आश्वस्त है। कभी सारे विश्व के व्यक्तियों को समान रूप से देख रहा है। इसकी मान्यता है कि उसमें देश काल की विभिन्नता रहते हुए भी मानसिकता एक है, बाहरी आचरण एक प्रकार का है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। तो जन जन का चेहरा एक, इससे कवि का क्या तात्पर्य है, ये पूछ लिया जाएगा, एग्जाम में जरूर आ जाएगा आपका। तो जन जन का चेहरा एक, जो शीर्षक है कविता का जो शीर्षक है, इसका तात्पर्य बताना है। तो जन जन का चेहरा एक कविता अपने में एक विशिष्ट और व्यापक अर्थ समेटे हुए है। कवि पीड़ित संघर्षशील जनता की एक रूपता तथा समान चिंतनशीलता का यहाँ वर्णन कर रहा है। कवि की संवेदना विश्व के तमाम देशों में संघर्षरत जनता के प्रति मुखरित हो गई, यानी कि सरहदें भूल गया है कवि, जात पात का बंधन टूट गया है। क्लियर है? यहाँ पर क्या हो रहा है, जनता की एक रूपता तथा चिंतनशीलता का वर्णन कर रहा है कवि। अपने मानवोचित अधिकारों के लिए हर व्यक्ति कार्यरत है। एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, अथवा कोई भी अन्य महादेश या प्रदेश के निवासी, समस्त प्राणियों के शोषण तथा उत्पीड़न के प्रतिकार का स्वरूप एक जैसा होता है। इसमें एक अदृश्य एवं अप्रत्यक्ष एकता होती है ना। सबकी पीड़ा एक समान है, सबका दुर्द एक समान है, सुख दुख सबका एक समान है ना। इसमें उनकी भाषा, संस्कृति, जीवन शैली भिन्न हो सकती है, किंतु उन सभी के चेहरे में कोई अंतर नहीं दिखता। अर्थात उनके चेहरे पर हर्ष एवं विषाद, आशा तथा निराशा की प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। व्यक्ति खुश होता है तो हर कोई व्यक्ति खुश होता है। खुशी चाहे हिंदुस्तान के लोगों के चेहरे पे हो, चाहे भाई पाकिस्तान के चेहरे पे हो, चाहे अमेरिका के चेहरे पे वाले व्यक्ति के चेहरे पे हो, या ब्रिटेन के चेहरे पे हो, है ना। दुख हिंदुस्तान के व्यक्ति के चेहरे पे हो, चाहे अमेरिका के, भैया सुख और दुख, है ना, आशा और निराशा एक जैसे प्रतिक्रिया सबकी, समस्याओं से जूझते संघर्ष करने का स्वरूप एवं पद्धति भी समान होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जनता दुनिया के समस्त देशों में संघर्ष कर रही है, अथवा इस प्रकार कहा जाए कि विश्व के समस्त देश, प्रांत या नगर, सभी स्थान के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे एक समान हैं। उनकी मुखाकृति में किसी प्रकार भी भिन्नता नहीं है। आशय क्या है, विश्व बंधुत्व एवं उत्पीड़ित जनता जो सतत संघर्षरत है, कभी उसी पीड़ा का यहाँ पर वर्णन कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य है क्या? जहां क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो आप प्रश्न पूछने के लिए, है ना, एलिजिबल हो जाते हो। तो भाई बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? विश्व के तमाम देशों में संघर्षरत जनता की संकल्पशीलता ने उनकी मुट्ठियों को जोश में बांध दिया है। कभी ऐसा अनुभव कर रहा है मानो समस्त जनता अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण ऊर्जा से लवरेज अपनी मुट्ठियों द्वारा संघर्षरत है। प्राय देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति क्रोध की मनोदशा में रहता है अथवा किसी कार्य को संपादित करने की दृढ़ता तथा प्रतिबद्धता का भाव जागृत होता है तो उसकी मुट्ठियां बंध जाती हैं, उसकी भुजाओं में नवीन स्फूर्ति का संचार होता है। यहाँ पर बंधी हुई मुट्ठियों का तात्पर्य क्या है? कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प, नाशीलता तथा अधीरता, बेताबी से है, जैसा कि इन पंक्तियों में वर्णित है कि जोश में ही ताकत में बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य। आगे बढ़े। नदियों की वेदना का क्या कारण है? यह प्रश्न आएगा तो क्या लिखोगे उत्तर? नदियों की बेगावती धारा में जिंदगी की धारा के बहाव कवि के अंतः मन की वेदना को यहाँ पर प्रतिबिंबित कर रहा है। कवि को उनके कल कल करते प्रवाह में वेदना की अनुभूति हो रही है। गंगा, इरावती, नील, अमेजन नदियों की धारा मानव मन की वेदना को प्रकट कर रही है, जो अपने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्षरत है ना। जनता की को पीड़ा तथा संघर्ष को जनता से जोड़ते हुए बहती हुई नदियों में वेदना के गीत कवि को सुनाई पड़ रहे हैं, यानी कि नदियों से प्रेरणा लेती है ना। नदियां हमें प्रेरित करती हैं और निरंतर संघर्ष करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए।
दानव और दुरात्मा से क्या अर्थ है? तो पूरे विश्व की स्थिति अत्यंत भयानक है, भयावह है, दारुण है, अराजक हो गई है। दानव और दुरात्मा का अर्थ है कि जो अमानवीय कृत्यों में संलग्न रहते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, अमानवीय कृत्यों में संलग्न रहते हैं, लिप्त रहते हैं, जिनका आचरण पाशविक होता है, उन्हें दानव कहा जाता है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें कि जो लोग गलत कार्य करते हैं वो लोग दुराचारी होते हैं, दानव कहलाते हैं। जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं तथा दुराचारी प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें दुरात्मा कहा जाता है। वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं होता। गलत व्यक्ति दुराचारी होता है और दुरात्मा होती है उसके अंदर, और एक ही सिक्के के दो पहलू उनको बोला गया, ये सर्वत्र पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? दुनिया के हर देश में मिलेंगे, आप हर जनपद में मिलेंगे, हर शहर में मिलेंगे, हर कस्बे में मिलेंगे, हर गांव में मिलेंगे, हर गली में मिलेंगे और हर घर में मिलेंगे। क्लियर? समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? तो क्या उत्तर है? संपूर्ण विश्व में जन जन का युद्ध जन मुक्ति के लिए चल रहा है। शोषक, खूनी, चोर तथा अन्य अराजक तत्वों द्वारा सर्वत्र व्याप्त असंतोष तथा आक्रोश की परिणति जन जन के युद्ध अर्थात जनता द्वारा छेड़े गए संघर्ष के रूप में यहाँ पर हो रही है। इसी के साथ भाई प्रश्नों की समाप्ति होती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी एंड होता है। तो भाई मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक हमें दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।